идет сражение в Берлине. Бой युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही हफ्ते बाकी है और एक शांत यूनिवर्सिटी ऑफिस में 37 साल का एक फिजिसिस्ट जो दूसरे वर्ल्ड वॉर का नतीजा तय कर सकता है ऐसा एक मेमो लेकर आया जो कि था न्यूक्लियर फ्यूजन, एक बॉम्ब की संभावना या कहीं डरावनी संभावना जो पूरे शहर तक मिटा सकी। वो मेमो लेकर आने वाला इंसान 20वीं सदी के सबसे शानदार दिमागों में से एक है। उसने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म देने में मदद की। ही इज अ नोबेल प्राइज विनर। और हिटलर की सरकार ने उसे एक जिम्मेदारी दी कि न्यूक्लियर वेपन बनाना मुमकिन है या नहीं। उसका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। क्या उसने बॉम्ब बनाने की कोशिश की और नाकाम रहा, या उसके पास हिटलर को सबसे खतरनाक हथियार देने की ताकत थी और उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वर्नर हाइजेनबर्ग का जन्म 1901 में जर्मनी के वुर्जबर्ग शहर में हुआ। एक बेहद होशियार प्रतिभाशाली स्टूडेंट जो इतिहास पढ़ने नहीं लिखने आया था। 1925 में सिर्फ 23 साल की उम्र में हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स थ्योरी दी, वन ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी। और 2 साल बाद उसने दुनिया को कुछ ऐसा दिया जिसने साइंस की दुनिया में उसे अमर बना दिया। वो था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आसान शब्दों में कहे तो आप किसी भी पार्टिकल की स्पीड और पोजीशन दोनों को कभी एक ही समय पर जान ही नहीं सकते। आप जितनी सटीकता से एक ही चीज़ को मापेंगे दूसरी उतनी ही धुंधली हो जाएगी। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसने क्लासिक फिजिक्स की पूरी बुनियाद हिला दी। इसने साबित किया कि सबसे गहरे स्तर पर यह ब्रह्मांड संभावना पर चलता है, यह निश्चित नहीं है। फिर 1932 में सिर्फ 31 की उम्र में उसने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। उसने नील्स बोर के मार्गदर्शन में पढ़ाई की और आइंस्टाइन, पाउली, श्रोडिंगर के साथ काम किया। दे आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और फिर 1933 में हिटलर सत्ता में आ गए। यह वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। हाइजेनबर्ग कभी नाजी पार्टी का मेंबर था ही नहीं। वो कोई कट्टर विचारधारा वाला इंसान नहीं था। ज्यादातर लोगों के मुताबिक वो एक देशभक्त था, एक जर्मन जो अपने देश से प्यार करता था और उसे छोड़ने से इनकार करता रहा, तब भी जब उसके सारे दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उनमें से कई साथी यहूदी थे। आइंस्टाइन, पाउली, बॉर्न, फिजिक्स के कुछ बड़े दिमाग गायब हो गए, इंग्लैंड और अमेरिका में बिखर गए, अपने ही देश से शिकार किए गए लोगों की तरह भागने लगे। नाजियों ने हाइजेनबर्ग की प्यारी फिजिक्स को भी यहूदी फिजिक्स करार दिया, मतलब मिटाने के लिए एक और निशान। फिर भी वो जर्मनी में रुका रहा। और 1939 में, वही साल जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज हुई। अचानक दुनिया की हर सरकार को एक ही डरावनी बात समझ में आई, एटॉमिक एनर्जी से बना बॉम्ब। अब साइंस फिक्शन नहीं था, वो गणित था। जर्मनी ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए। दे फॉर्म अ सीक्रेट रिसर्च इनिशिएटिव लेटर कॉल्ड द यूरेनवेरिया, द यूरेनियन क्लब, और उन्होंने हाइजेनबर्ग को इसके बीच में रखा। कागज पर देखे तो जर्मनी के पास हर एक फायदा था। उन्होंने फ्यूजन की खोज भी सबसे पहले की थी। दे हैड वर्ल्ड क्लास फिजिसिस्ट एंड इंडस्ट्रियल माइंड, और अमेरिकन से 3 साल आगे भी थे। तो फिर युद्ध खत्म होने तक जर्मनी ने कुछ भी क्यों नहीं बनाया। कोई काम करता हो रिएक्टर नहीं, बॉम्ब का कोई अता पता नहीं। दशकों तक ऑफिशियल कहानी सीधी थी, जर्मनी ने कोशिश की और नाकाम रही। लेकिन एक और कहानी भी है, एक ज्यादा गहरी, एक छिपाई गई कहानी। 1941 में हाइजेनबर्ग ने कुछ असाधारण किया। वो नाजी कब्जे वाले कोपेनहेगन गए, अपने पुराने गुरु नील्स बोर से मिले, जो अब जर्मन कब्जे के नीचे रह रहे थे। उस मुलाकात में क्या बात हुई ये किसी को ठीक से नहीं पता। बोर उस बातचीत के बाद बेहद परेशान हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हाइजेनबर्ग बॉम्ब बना रहा है। हाइजेनबर्ग ने अपनी जिंदगी के आखिर तक यही कहा। वो इसके उलट कर रहा था, बोर के जरिए इस दुनिया को आगाह कर रहा था। पूछना चाह रहा था कि क्या दोनों तरफ के साइंटिस्ट मिलकर इस बॉम्ब को बनाने से इनकार कर सकते हैं क्या। बोर इसके बाद जल्द ही अमेरिका भाग गए और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। लेकिन जर्मनी में कुछ अजीब होता रहा। हाइजेनबर्ग बार बार ऐसी कैलकुलेशन कर रहा था जिन्हें एक व्यावहारिक बॉम्ब की डिज़ाइन की तरफ इशारा करना चाहिए था, लेकिन हर बार नतीजा ऐसा निकलता था जो इस प्रोजेक्ट को अविश्वसनीय रूप से महंगा, नामुमकिन रूप से धीमा और दशकों तक दूर दिखाता। उसने जर्मनी अधिकारियों को बताया कि बॉम्ब के लिए शुद्ध यूरेनियम 235 की टनों की ज़रूरत होगी, जो युद्ध में फंसे एक देश के लिए औद्योगिक रूप से नामुमकिन था। वही अमेरिकी साइंटिस्ट यही समस्या को सुलझाते हुए इससे कई छोटा आंकड़ा निकाला। क्या ये दुनिया के सबसे शानदार दिमागों में से एक की एक सच्ची गलती थी, या एक
गणित के समीकरण में दफनाया गया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण झूठ। दिस इज द हार्ट ऑफ मिस्ट्री, और कहानी का वो रूप जो कई लोगों के लिए हाइजेनबर्ग को एक खामोश हीरो बनाता है। थियरी कहती है कि हाइजेनबर्ग कोई बुरा साइंटिस्ट नहीं था जिसने गलत कैलकुलेशंस किए। वो एक शानदार साइंटिस्ट था जिसे ठीक ठीक पता था कि आंकड़े क्या है, और उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके आंखों को कभी वो आंकड़े दिख ही ना पाए। उसने जर्मन प्रोग्राम को एक यूरेनियम मशीन की तरफ मोड़ दिया, एक धीमा रिसर्च रिएक्टर, हथियार समीकरण सामग्री बनाने के बजाय उसने रुकावटों पर जोर दिया, और ये तरकीब काम कर गई। 1945 में जर्मनी जब गिरा तब यूरेनियम क्लब के पास बस आधा बनाया हुआ प्रयोगात्मक रिएक्टर ही था, एक काम करते बॉम्ब से कोसों दूर। इसकी तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से करें। 1 लाख से ज्यादा लोग, अरबों डॉक्टर, और न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में बना पूरा गुप्त शहर, और 3 साल के भीतर एक काम करता हुआ हथियार। हाइजेनबर्ग के समर्थक इस फासले को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। इतना शानदार दिमाग गलती से इतने पीछे नहीं रह सकता। आलोचक उसी फासले को एक दूसरे बात के सबूत के तौर पर देखते हैं कि शायद जर्मनी कभी बॉम्ब के आसपास था ही नहीं, और ये मॉरल हीरो वाली कहानी युद्ध के बाद बनाई गई, जब अक्षमता मान लेना संयम मानने से कहीं ज्यादा शर्मनाक था। सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सबूत युद्ध के बाद सामने आया। 1945 में हाइजेनबर्ग और अन्य 9 जर्मन साइंटिस्ट को पकड़ लिया गया और गुप्त रूप से अलायंस फोर्सेस ने एक अंग्रेजी देहाती घर में रखा जिसका नाम था फार्म हॉल। उन्हें पता नहीं था कि घर का हर एक कमरा बुक किया हुआ था। 6 अगस्त 1945 को उन्हें खबर दी गई अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया था। हाइजेनबर्ग ने अपने ही रिकॉर्ड किए गए शब्दों में पहले उस पर यकीन ही नहीं किया कि ये मुमकिन है। कुछ लोगों के लिए यह सबूत है कि उसे बॉम्ब की असली जरूरतों का सही अंदाजा था ही नहीं, लेकिन उसके बाद के दिनों में उस घर में बंद उसने सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे कुछ ही दिनों में व्यवहारिक बॉम्ब डिजाइन किया। अगर वो तब कर सकता था दबाव में एक उधार के कमरे में बिना किसी संसाधन के, तो युद्ध के दौरान पूरी जर्मन सरकार की ताकत के साथ वो क्यों नहीं कर पाया? यही एक सवाल है जिसकी वजह से 80 साल से ज्यादा वक्त के बाद भी हम यही पूछते हैं कि वर्नर हाइजेनबर्ग के दिमाग में सच में क्या चल रहा था। हाइजेनबर्ग की मृत्यु 1976 में हुई। उसने 3 दशक तक ऐसी कहानी को सही ठहराने में बिता दिए जिसकी पुष्टि या खंडन इतिहासकार अब तक नहीं कर पाए। क्या वो इंसान था जिसने गणित को धोखा देकर दुनिया को बचाया, या सिर्फ एक शानदार इंसान जो इस दौड़ में बाकी सभी की तरह सिर्फ वक्त पर नहीं पहुंच पाया? शायद हाइजेनबर्ग की कहानी का सबसे बेचैन कर देने वाला हिस्सा जवाब नहीं है, यह है कि भौतिकी का एक पूरा सिद्धांत इस विचार पर बनाया कि कुछ चीजें कभी पूरी निश्चितता से नहीं जानी जा सकती और आखिरी में पता चलता है। यही बात इस इंसान पर भी लागू होती है।